जी, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी और उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो उसके कुछ फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए थे टू मैनिपुलेट द स्टैक। उसके अंदर स्टैक के किसी एक एलिमेंट स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करना, फिर उसके अंदर से उनको एक्सेस करना टॉप के फंक्शन के थ्रू और फिर स्टैक से रिमूव करना। तो ये हम लोगों ने जो है वो कुछ फंक्शंस किए थे। आज इसी लेक्चर को जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास कोड में इस तरह कुछ लिखा हो कि स्टैक टी और आगे हम लोग एक एग्जिस्टिंग स्टैक हम लोग दे दें जो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी मेमोरी में एस। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एस के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स है, जैसे डाटा है, टॉप है, साइज है, वो इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, कोई वैल्यूज जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसको ये बेसिकली हमारे पास इसको हैंडल किस तरह करते हैं हम लोग, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हैंडल करते हैं। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास तीन पेज में इन्वोक होता है। किसी को पता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब इन्वोक होता है? नहीं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का पता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आप लोग एक मतलब ना क्लास ज्वाइन करने से पहले ठंडे पानी से जो है ना मुंह पे छींटे मार के आ जाया करो। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का तो पता होना चाहिए आप लोगों को। सर जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं तब ये कॉल होता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में किस तरह कॉपी करते हैं? सर जब वो दूसरे मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हो। कैसे यूज करो? सर मतलब कोई फंक्शंस में या कुछ इस तरह, तो उसको वहां पे इनिशियलाइज कर रहा हो फिर से। डिक्लेरेशन के वक्त हम लोग कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे किसी दूसरे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करा लें। जी कॉपी सर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो है वो तीन सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर इन्वोक होता है। एक लेट से हमारे पास एक स्टैक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, स्टैक एस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और फिर हम लोग एक और स्टैक डिक्लेयर करते हैं, स्टैक टी। ठीक है, और उसको एस जो है वो एस पैरामीटर पास कर देते हैं। नाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टी वुड बी इन्वोक्ड और एस उसको पैरामीटर में मिलेगा। और आइडिया ये है कि एस के अंदर जो वैल्यूज हैं वो टी में आ जाएंगी। इसी को लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि स्टैक टी इज इक्वल टू एस। दीज बोथ नोटेशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जस्ट क्लियर करते हुए आप टी इज इक्वल टू एस करते हैं, जिस तरह आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 5 कर देते हैं ना, आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, आई एन टी टॉप इज इक्वल टू -1 कर देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस तरह हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन वैसे जनरली जब हम लोग एक वेरिएबल्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसी तरह स्टैक टी इक्वल टू एस लिखने का मतलब ये है कि एस के अंदर जो वैल्यूज हम लोगों ने पुश की हुई हैं वो टी के अंदर जो है वो हमारे पास कॉपी हो जाए। अच्छा, एक तो हमारे पास ये है जब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक होता है। तो क्या अगर हम लोगों ने जिस तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं किया और हम लोग ये कोड लिखते हैं तो कोई एरर आएगा हमारे पास? यस सर, एरर आएगी। ओके, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कोड लिखा था उसे एक जगह पे मैंने लिख दिया था। ठीक है, ये स्टैक हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो बेसिक कंस्ट्रक्टर होता है वो है। फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रक्टर है, पुश, टॉप, पॉप, एम्प्टी। ये हमारे पास जो है वो फंक्शंस हैं। तो अब हम लोगों ने एक स्टैक लिया, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज पुश की। ठीक है, और हम लोगों ने एक्चुअली साइज का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट किया था, राइट? यस सर। और वो भी हमारे पास कौन सा फंक्शन था? और हम लोगों ने रिटर्न टॉप +1 किया था इसमें। यस सर।
जी सर। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग एक एक और स्टैक लेते हैं, स्टैक टी, और उसे एस पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और आइडिया ये है कि एस की सारी वैल्यूज जो हैं वो टी में चली जाएंगी, और फिर हम लोग एस को जो है वो एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग टी के अंदर कोई वैल्यू पुश करते हैं, टी डॉट पुश। ये दूसरा स्टैक था। आइडिया ये है कि एस में हमारे पास 5279 था, तो हमारे पास टी में भी 5279 आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई वैल्यू पुश करते हैं। लेट्स से अब इसके अंदर जब पुश किया तो हमारे पास एस जो है वो एम्प्टी हो चुका है, और फिर उसके बाद हम लोग एस, हमारे पास एम्प्टी हो चुका है, एस में हम लोग फिर कोई वैल्यू पुश करते हैं, 20 पुश करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग टी को जो है वो दोबारा टी को डिस्प्ले कर देते हैं। ये बात समझ आई आपको कि हम लोगों ने कोड में क्या किया? यस सर। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने स्टैक लिया टी, उसे एस से इनिशियलाइज कर दिया, दैट मीन्स एस में 5279 था, तो इसमें भी हमारे पास टी में भी 5279 आ जाना चाहिए। और फिर हम लोगों ने एस को एम्प्टी कर दिया, और एम्प्टी करते हुए उसकी सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिस्प्ले कर दी। फिर हम लोगों ने टी जो है उसके अंदर हम लोगों ने 10 को पुश किया, फिर एस के अंदर 20 को पुश किया, और फिर हम लोगों ने टी को जो है वो डिस्प्ले कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और एम्प्टी करते हुए डिस्प्ले कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब ये नीचे वाला कोड है तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? सर 10 और 20। 10 और 20 करेगा, क्योंकि टी के अंदर तो हमारे पास पहले एस की सारी वैल्यूज कॉपी हुई थी ना, 5279 या होनी चाहिए, और फिर उसके बाद टी में 10 पुश किया, तो 10 से पहले हमारे पास ये वैल्यूज उसमें नहीं होनी चाहिए टी में, क्योंकि हम लोगों ने टी को एस से इनिशियलाइज किया है। यस सर, हो तो सकता क्या है डिस्प्ले होना चाहिए? सर एस का जो लास्ट फाइव एलिमेंट टू कॉपी होगा। अभी टी को डिस्प्ले करें बेटे। 5279 1020। स्टैक है ना, तो सबसे जो लास्ट वैल्यू है सबसे पहले एक्सेस होगी, सबसे पहले डिस्प्ले होगी, तो इसका जो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 10725, राइट? ये डिस्प्ले होना चाहिए ना। यस सर। तो लेट्स सी, पहली चीज तो हम लोग इस चीज पे कंफ्यूज हैं कि ये कोड काम भी करेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, और फिर दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एस के अंदर 4 वैल्यूज पुश की, उसके बाद वो टी में कॉपी करती, वो हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद एस को एम्प्टी कर दिया। फिर हम लोगों ने टी के अंदर एक और वैल्यू पुश की, दैट शुड बी द फिफ्थ वैल्यू, और 10972 और 5 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। और फिर एस में हम लोगों ने 20 पुश कर दिया, और एस के अंदर जो है हम लोगों ने लेट से 30 पुश कर दिया। ये एस के अंदर जो 20 30 पुश कर रहे हैं, इसका टी पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एस एक डिफरेंट स्टैक है, टी एक डिफरेंट स्टैक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मेंबर वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और फिर टी को जब डिस्प्ले करते हैं तो वी डू एक्सपेक्ट कि 10 डिस्प्ले होगा, उसके बाद 9 7 2 और 5 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा, क्योंकि एस को एम्प्टी करने से पहले हम लोगों ने उसको टी में कॉपी किया था। लेट्स सी, पहली चीज़ ये कि ये कंपाइल करता है या नहीं, और फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो है वो ये इस तरह बिहेव करता है या नहीं।
अच्छा, इस तरह है कि इसके अंदर जो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ यूनिक्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स भी जो है इस क्लोज टू मैक ना, जो उसका चीज़ें रन करने का तरीका है। अम, इसके अंदर जो है वो आइडियली मेरे पास एक्सपोर्ट जो है इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन इट टेक्स टू मच स्पेस। मेरे पास कंप्यूटर में इतनी स्पेस नहीं है। तो मैंने जो है वो वीएल स्टूडियो कोड यूज़ किया हुआ है। ऑल्दो वीडियो स्टूडियो कोड के अंदर से भी इसको मैं कंपाइल कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं आपको एक और तरीके से जो है वो कंपाइल करना सिखा देता हूँ। साथ साथ थोड़ा सा आपको लिनक्स का भी जो है वो पता चल जाएगा और इसके अंदर कंपाइलेशन का भी पता चल जाएगा। डीबगिंग करनी होगी तो ऑफ कोर्स फिर वो भी वैसे हम लोग इस तरह कमांड लाइन से डीबगिंग कर सकते हैं, लेकिन वीएल स्टूडियो कोड का अपना वीएल इंटरफेस है तो डीबगिंग वहाँ से जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, इसके अंदर एलएस की कमांड होती है। अभी हम लोग कोड की डायरेक्टरी में अगर आप देखें, कोड के अंदर जो है ये फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। कोड का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है और इधर भी हम लोग कोड के फोल्डर के अंदर हैं। और जब एलएस करते हैं तो इस फोल्डर के अंदर जितनी हमारे पास फाइल्स हैं वो हमारे पास नज़र आ जाती है। तो वन फाइल स्टैक डॉट सीपीपी जिसके अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको जब हम लोगों ने कंपाइल करना है तो जी प्लस प्लस का कंपाइलर मैं यूज़ करूँगा, which is Linux based implementation for C++। इसको मैं कंपाइल और आगे जो है इसको यूज़ करते हैं, मैं कंपाइल करूँगा और आगे इस फाइल नेम दे देता हूँ stack.cpp। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा a.out के नाम से, ठीक है। और उसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। a.out would be kind of एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे हम लोग रन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एरर हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास एक फाइल जो है वो बन जाएगी। अभी कोई एरर नहीं आया, एलएस करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देखो एक नई फाइल बन गई है a.out, ठीक है। अब इसको रन करने का तरीका ये है कि अगर आप विंडोज़ में किसी डायरेक्टरी में हो तो आप यहाँ पे लेट्स से दिस a.exe, तो आप a.exe लिखते तो वो चीज़ चल जाती है। लेकिन लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स में इस तरह नहीं होता। लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स में ये होता है कि अगर आप करंट डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करना चाहते हो तो डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट डायरेक्टरी, बाय द वे डबल डॉट रिप्रेजेंट्स द पेरेंट डायरेक्टरी, सिंगल डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। डॉट स्लैश, अब मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो नजर आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे दो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, एक ये बाइनरी वाली, एक a डॉट आउट, और फिर एक जो है वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं डॉट स्लैश a डॉट आउट लिखूंगा तो मेरे पास ये जो प्रोग्राम अभी कंपाइल हुआ है, दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको हम लोग जो है वो रन कर सकते हैं। इसी यहाँ पे क्या कुछ कुछ मसला हुआ है। हम लोगों ने एस के अंदर 4 वैल्यूज इंसर्ट की, उन्हें हम लोगों ने डिस्प्ले किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने टी को जो है जब एम्प्टी कर रहे थे तो हमारे पास ये 2030 कहाँ से आ गया। हमारे पास तो ये आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। 2030 तो हम लोग एस में जो है वो पुश कर रहे थे। पहली चीज़ ये कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बगैर, इम्प्लीमेंट किए बगैर उसने एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि सी प्लस प्लस ने कोई अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, यूज़ कर लिया। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो एस में पुश कर रहे हैं वो हमें टी के थ्रू क्यों नज़र आ रहा है। कोड में तो मसला नहीं है कोई, कोड में तो टी डॉट एम टी डॉट ऑफ टी डॉट पॉप है, तो टी की चीज़ें नज़र आनी चाहिए ना। ये एस की चीज़ें कहाँ से नज़र आ गई 20 और 30। और फिर उसके बाद 9 7 उसी तरह जिस तरह इसमें था, फिर 10 जो है वो हमारे पास नज़र आ रहा है जो हमने टी में पुश किया था। और टी में जो पुश किया था वो तो खैर 9 के बाद होना चाहिए था। वो हमारे पास जो है वो सबसे पहले 10 डिस्प्ले हो रहा है, फिर 9 7, हाँ 9 के बाद ये वैसे 9 7, और फिर उसके बाद 2 और 5 की जगह 20 30 जो है वो हमारे पास आ रहा है। ये क्या वजह है। इ- इसको इस चीज़ को समझने के लिए, और उसके बाद फिर मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमारे पास एरर आ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन की वो कह रहा है कि ये नहीं एलोकेट किया हुआ था और आप उसको फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर में मेमोरी फ्री कराने की कोशिश की थी। तो इसको समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट नहीं करते, जो इस केस में हमने नहीं किया था, तो सॉरी, तो सी प्लस प्लस खुद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर देता है, और वो एक काइंड ऑफ डम कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। वो एज इट इज़ सारी चीज़ें पकड़ता है और उन्हें
मतलब जैसा एस में से सारी चीज़ें पकड़ेगा और उसे टी में डाल देगा, तो वो क्या करेगा, एस डॉट टॉप को टी डॉट टॉप में कॉपी कर देगा, विच इज़ फाइन। एस डॉट एन को टी डॉट एन में कॉपी कर देगा, विच वुड बी फाइन एज वेल। फिर एस डॉट डाटा को टी डॉट डाटा में कॉपी कर देगा, वुड दैट बी फाइन? वुड दैट बी फाइन कि अगर हम लोग सिर्फ एस डॉट डाटा को उठा के टी डॉट डाटा में कॉपी करते हैं, वुड दैट बी फाइन? No, sir. क्यों? क्योंकि सर वो ओवरराइट होता जाएगा ना फिर। नहीं, ओवरराइट तो नहीं होगा, कॉपी हो रहा है ना। तो टी डॉट डाटा के अंदर बेसिकली एस डॉट डाटा को कॉपी कर रहे हैं। डाटा में क्या पड़ा होगा? वैल्यूज सर पड़ी होंगी, वैल्यूज असेंबली एड्रेस। या हमारे पास वैल्यूज जिस जगह पे पड़ी नहीं है उस मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ होगा। उस मेमोरी का एड्रेस है। बेसिकली जब हम लोगों ने न्यू आइडेंटिसाइज किया तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हुई और उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो डाटा में कॉपी हो गया। तो जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो एस के डाटा में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस जो है वो हमारे पास टी के डाटा के अंदर जो है वो कॉपी हो जाएगा। एंड वी वुड नॉट लाइक दिस टू हैपन। दिस इज कॉल्ड अ शैलो कॉपी। ठीक है, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं करते तो वहां पे एक शैलो कॉपी होगी। शैलो कॉपी का ये मतलब है कि वो एड्रेस हम लोगों ने एज इट इज उठा के कॉपी कर दिया। एड्रेस के अंदर बेसिकली होना क्या चाहिए कि वो वैल्यूज कॉपी होनी चाहिए, एड्रेस नहीं कॉपी होना चाहिए। वैल्यूज कॉपी करने का क्या तरीका है कि हम लोग टी के लिए भी एक अलग से मेमोरी एलोकेट करें और फिर जो एस की मेमोरी है उसके अंदर से वन बाय वन वैल्यूज उठा के टी के अंदर जो है वो हम लोग कॉपी करें। ठीक है, तो वो हमारे पास डीप कॉपी होगी। इस केस में हमारे पास शैलो कॉपी हो रही है। और शैलो कॉपी की वजह से मसला क्या हो रहा है कि हमारे पास एस के हमारे पास कुछ एस के हमारे पास कुछ मेंबर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमारे पास टॉप है, साइज है, और फिर हमारे पास जो है वो डाटा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई एड्रेस पड़ा हुआ है हमारे पास। अब हमारे पास जो है, जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं इसकी टॉप की, टी का अपना टॉप का वेरिएबल होगा, टी का अपना साइज का वेरिएबल होगा, और टी का अपना डाटा का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हमारे पास इधर कॉपी हो जाएंगी। तो इधर अगर 5 पड़ा हुआ है इधर 5 आ जाएगा, इधर अगर 100 पड़ा हुआ है इधर 100 आ जाएगा, और इधर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस इधर आ जाएगा। ठीक है, मेमोरी नहीं, न्यू मेमोरी नहीं एलोकेट हो रही, हमारे पास जस्ट एड्रेस कॉपी हो रहा है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि टॉप की तो हमारे पास अलहदा स्पेस होगी एस के लिए, साइज की अलहदा स्पेस होगी, और फिर डाटा के लिए हमारे पास जो है वो कोई एक मेमोरी होगी और उसका एड्रेस होगा। लेट्स से हमारे पास एड्रेस है ए बी सी डी, कोई एड्रेस है। ठीक है, और इस ए बी सी डी एक्चुअली मेमोरी में हमारे पास कोई लोकेशन है ए बी सी डी, और वहाँ पे हमारे पास पूरी एरे एलोकेट हुई हुई है, और ये एड्रेस जो है वो हमारे पास इधर आ गया। और ये कैसे आएगा, जब हम लोगों ने कहा था डाटा इज इक्वल टू न्यू आई एन टी साइज, तो बेसिकली हमारे पास ये मेमोरी एलोकेट हुई थी, उसका एड्रेस ए बी सी डी था, तो डाटा के अंदर ए बी सी डी चला गया था। अब जब हम लोग शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, दिस वुड बी शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस के अंदर ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है उसको क्रिएट कर देता है। टी का टॉप के लिए अलहदा मेमोरी होगी, साइज के लिए अलहदा मेमोरी होगी, और डाटा के लिए अलहदा मेमोरी होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है तो वो 5 इधर कॉपी हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइज उसका 100 है तो वो 100 इधर कॉपी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डाटा में एड्रेस ए बी सी डी पड़ा हुआ है
तो यहाँ पे भी हमारे पास एड्रेस ABCD कॉपी हो जाएगा। नो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, राइट। इससे होगा क्या कि हमारे पास ये सेम मेमोरी है डेटा वाली जिसके अंदर एड्रेस ABCD पड़ा हुआ है, वही मेमोरी जो है वो हमारे पास S यूज कर रहा है, वही मेमोरी T यूज कर रहा है। और जब हम लोग T के अंदर कोई वैल्यू पुश करेंगे, वहां से कोई वैल्यू पॉप करेंगे, तो वो हमारे पास बेसिकली जाके S को इम्पैक्ट कर रही होगी, और S के अंदर अगर कोई वैल्यू पुश करेंगे तो वो जाके T के लिए स्टोर हो रही होगी, और उसे भी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट करके देख भी लिया। और फिर जब ये कि हमारे पास S का स्कोप खत्म होगा, मेमोरी से हम लोग इसको फ्री करा देंगे, ABCD एड्रेस पे जो भी मेमोरी पड़ी हुई है उसे फ्री कर देगा, प्रोग्राम हमारा फ्री कर देगा। और फिर जब T का लेट से स्कोप खत्म होगा, तो जब उसकी मेमोरी हम लोग फ्री करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे यही मेमोरी है ABCD जिसे एक मतलब पहले फ्री कर चुके हैं, अब ऑलरेडी उसे फ्री करेंगे तो वो कंपाइलर कहेगा भाई ये तो आपके पास है ही नहीं मेमोरी, से फ्री किधर करा रहे हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें ये एरर यहाँ पे नजर आया। उसने भाई तो नहीं कहा, लेकिन मतलब उसका यही था। जिस तरह उसने ये कहा कि error for object pointer being free was not allocated, अब वो चीज़ उसके पास allocated ही नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी फ्री हो चुकी है वो मेमोरी, तो आप उसे दोबारा कैसे फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर जनरेट करता है उसके अंदर क्या इशू होती है, क्या इशू होता है। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमें उस वक्त मसला नहीं होता जब हमारे पास डायनेमिक मेमोरी नहीं है। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिर्फ हमें तब मसला होता है जब हमारे पास डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो ये मसला समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है सर। कंफ्यूजन हो इसमें? ओके, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होता है जब हम लोग इस तरह एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे होते हैं और उसे एज पैरामीटर या इक्वल टू ऑपरेटर के साथ जो है हम लोग असाइन करते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू कॉल नहीं होता, ये हमारे पास कॉल नहीं होता, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिक्लेरेशन के वक्त जो इक्वल टू स्टेटमेंट होती है वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि हमने कोई एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ, लेट्स से डिस्प्ले का फंक्शन आप कह लें, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एक स्टैक ले रहे हैं, स्टैक एस, ठीक है, और ये बाय रेफरेंस नहीं ले रहे, ये हम लोग जो है वो बाय वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको स्टैक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस जो है वो हमारे पास टी का जो है वो बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एस उसे एज पैरामीटर पास होगा, ठीक है। तो एक दूसरा ये होता है फंक्शन कॉल के अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एज बाय वैल्यू पास करते हैं, तो तब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के लिए जो लोकल पैरामीटर है इसके लिए हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। और तीसरी जो सिचुएशन है वो इससे मिलती जुलती है, जिस तरह हमारे पास लेट से स्टैक हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स से प्रोसेस स्टैक का वट एवर इट डज, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एंड पे इसके रिटर्न एस, कोई हमारे पास स्टैक है इसके अंदर स्टैक एस, ठीक है, और रिटर्न एस कर देते हैं। और इस फंक्शन को हम लोग कहीं पे कॉल कर रहे हैं स्टैक टी, टी इज इक्वल टू लेट्स से प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस का फंक्शन क्या करेगा, ये कोई स्टैक एस जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे टी का जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसको एस जो है वो एस पैरामीटर जो है वो पास होगा। तो ये बात समझ आ गई? तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर की अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इज क्वाइट सिंपल। स्टैक ये वो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह स्टैक टी है तो टी के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, और इसके अंदर हम लोग
ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पे, ये एज पैरामीटर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉन्स्ट स्टैक एम्परसेंड, लेट्स से सोर्स हम लोग कह देते हैं कि सोर्स स्टैक है जो इस स्टैक में हम लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। और अब ये जो हो क्या रहा है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरह किया स्टैक टी और उसको एस पास कर दिया, ठीक है, तो ये एस जो है इसके ये हमें सोर्स के थ्रू एक्सेसिबल होगा, और टी जो है उसके लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट पैरामीटर कॉल हो रहा है। तो दैट मीन्स डायरेक्टली अगर हम लोग टॉप या साइज या डाटा लिखेंगे तो वो टी डॉट साइज, टी डॉट डाटा और टी डॉट टॉप जो है वो यूज हो रहा होगा, और सोर्स डॉट हम लोग जब टॉप लिखेंगे तो दैट वुड मीन एस डॉट टॉप, ठीक है। तो अब आइडिया ये है कि ये हमें एस पैरामीटर मिल गया। अब इसकी जो भी चीज़ हम लोगों ने कॉपी करनी है वो हम लोग डेस्टिनेशन, ये जो टी स्टैक है लेट्स से इस एग्जांपल के केस में, वो हमारे पास वहाँ पे हम लोग कॉपी कर लें। तो इसके अंदर साइज जो है वो वही साइज हो जाएगा जो सोर्स का साइज है, साइज इज इक्वल टू सोर्स डॉट साइज, राइट, और फिर टॉप इज इक्वल टू सोर्स डॉट टॉप। और क्या करना पड़ेगा बेटा? डाटा इज इक्वल टू सोर्स डॉट डाटा कर दें, लेकिन फिर तो वही काम हो जाएगा जो सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है। सर फिर न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे किस साइज की? सोर्स डॉट साइज सोर्स डॉट ऐसे साइज, सोर्स साइज को हम लोग साइज में कॉपी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम लोग सिर्फ साइज पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर बस दैट सफिशिएंट। सर इसके बाद डाटा 1 बाय 1 कॉपी करेंगे। उसका कोड लिखवा दें मुझे, क्या होगा? सर लूप लगा लेंगे टॉप तक। सोर्स के टॉप तक या टॉप तक, या एक ही बात है? एक ही बात है। और इंटी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन टॉप या सोर्स डॉट टॉप आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर क्या करेंगे इसमें? सर डाटा आई इक्वल्स टू सोर्स डॉट डाटा आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों ने जो है वो बेसिकली सोर्स जो है, जिस तरह यहाँ पे स्टैक टी एस लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, तो इसके अंदर एस जो है वो हमें सोर्स के थ्रू एक्सेसिबल होगा, और टी का जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट मीन्स टी के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो तीनों मेंबर वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली टी के जो है वो मेंबर वेरिएबल्स होंगे जो यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोगों ने ये साइज और टॉप को कॉपी कर लिया, मेमोरी एलोकेट कर ली एक्स्ट्रा, और फिर हम लोग आई इज लेस देन टॉप कर रहे हैं, तो एरे का साइज तो साइज है, तो हम लोग टॉप तक क्यों जा रहे हैं? वैसे तो अगर हम लोग एग्जैक्ट कॉपी की बात करें तो हमें साइज तक जाना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हो सकता है स्टैक के अंदर अगर दो एलिमेंट्स पड़े और एरे का साइज जो है वो लेट्स से 1 मिलियन है, तो हम लोग टू यूजफुल वैल्यूज और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन गार्बेज वैल्यूज कॉपी कर रहे होंगे, तो वो गार्बेज वैल्यूज तो कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, ना वो एस के लिए यूजफुल है ना वो टी के लिए यूजफुल है। तो सिर्फ जो हमारे पास मीनिंगफुल वैल्यूज हैं वो हम लोग कॉपी करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज कॉपी नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर साइज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग टॉप लिखेंगे। सो दिस शुड वर्क, let's implement this as well and see we get the same problem। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टैक कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, स्टैक कॉन्स्ट स्टैक 10% सोर्स, और यहाँ पे कॉन्स्ट 10% क्यों दिया है? कॉन्स्ट क्यों दिया है? सो बिकॉज सोर्स का चेंज नहीं कर रहे हम, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे। चेंज नहीं कर रहे। और एम्परसेंट क्यों लिया है?
तो ताकि यहाँ भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो और वो उसका डायरेक्टर एब्सेंस ले, कॉपी ना, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी ना कॉपी ना करे। क्रिएट हो, तो खाम खा हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल साइकिल्स यूज होंगी, मेमोरी यूज होगी, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर लेते हैं, टॉप इज इक्वल टू सोर्स डॉट टॉप, और फिर साइज इज इक्वल टू सोर्स डॉट साइज, और फिर मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, डाटा इज इक्वल टू न्यू INT एंड साइज, राइट। और फिर फॉर INT I is equal to 0 to I is less than top I plus plus, और फिर हम लोग ये कह देते हैं डाटा I equal to source dot data, सो दिस शुड वर्क। तो अब हमारे पास जो है वो पहले जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, तो हम लोग इसको दोबारा कंपाइल करते हैं g++ इससे हमारे पास जो है वो a.out फाइल बन जाएगी। अगर कोई एरर नहीं आता तो एरर नहीं आया, अब हम लोग a.out को रन करते हैं। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ts जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास जो है वो s की सारी वैल्यूज t के अंदर कॉपी हो गई, और फिर हम लोगों ने s को एम्प्टी किया, t के अंदर हमारे पास 5 2 7 9 है, 9 स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है, और फिर t डॉट पुश किया तो 9 के ऊपर हमारे पास 10 आ जाना चाहिए, और s डॉट पुश करने से हमारे पास जो है वो t को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले पड़ रहा था अब नहीं पड़ना चाहिए। और फिर जब हम लोग t को एम्प्टी करेंगे तो हमारे पास 10, फिर 9 7 2 5 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो लेट्स सी, और फिर मेमोरी एलोकेशन का एरर नहीं आना चाहिए। तो ये तो कोई गड़बड़ हो गई, तो जीरो कहाँ से आ गया? एनी आइडिया, एनी क्लू? मेमोरी अलग है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करते हुए जो है वो हमारे पास ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसको हम लोग डीबग करके देख लेते हैं। हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, कोड में डीबगिंग चल जाएगी। तो इसको बिल्ड टास्क पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर इसकी डीबगिंग स्टूडियो कोड को जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसको। ओके गुड, इट हैज वर्क नाउ। अगर आप डीबगिंग को देखें तो इसका बहुत प्रिमिटिव सा डीबगर है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो जस्ट यूज़ विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल जो है वो आप यूज़ करें, उसके अंदर या कम्युनिटी एडिशन यूज़ करें, उसका डीबगर इज़ मच बेटर। यहाँ पे आपके पास लोकल वेरिएबल्स आ जाएंगे, विजुअल स्टूडियो में शायद आपको नीचे नज़र आ रहे हो, लेकिन आप विंडोज़ को जो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एस को देखें, इसके साइज़ में 4 है, इसके टॉप में 3 पड़ा हुआ है, और इसका कोई यहाँ पे मेमोरी एड्रेस जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अभी, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं हुआ, तो इसके साइज टॉप और डाटा में गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर जाके देखते हैं। डिबगिंग के लिए सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे क्लिक किया था, ब्रेक पॉइंट लगा दिया था, और फिर रन में जाके स्टार्ट डिबगिंग कर दिया था। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जाके देखना है, तो इस स्टेप इनटू को हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गए। अभी टी के लिए जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो दिस रिप्रेजेंट्स टी, और जो सोर्स है ये हमारे पास एस है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं
oh, sorry, I have just accidentally clicked the wrong button. रन में जाते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन रुक गई। अब इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है, और फिर स्टेप ओवर है, इसको बाहर कभी निकलना के अंदर आ गए हम लोग, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखो तो सोर्स के अंदर जो है वो हमारे पास सोर्स जो है वो एस है, और जो दिस है ये हमारे पास जो है वो टी वाला है, ठीक है। तो अब देखो इसके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है टॉप के अंदर सोर्स और टॉप आ गया, तो ये जो दिस है जो टी है इसके टॉप में भी 3 है, सोर्स के टॉप में 3 है, वो इसमें चला गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो सोर्स डॉट साइज है वो साइज में चला जाना चाहिए, तो हमारे पास ये दिस डॉट साइज ये भी हमारे पास जो 4 हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स जो करंट ऑब्जेक्ट है, दैट मींस इस पर्टिकुलर केस में जो टी है हमारे पास। और फिर हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई और उसका एड्रेस हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 वैल्यूज़ को कॉपी करना है। तो हमारे पास जो है वो उसके अंदर एक्चुअली 4 वैल्यूज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। उन 4 वैल्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। डाटा 0, डाटा 1, वॉच जो होता है इसके अंदर आप खुद से एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो डाटा 2 और डाटा 3 ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम लोग देख लें कि सोर्स की जो डाटा की वैल्यूज़ हैं उसमें सही कॉपी हो रही है या नहीं। तो 0 के अंदर डाटा 0 में हमारे पास 5 आ गया, फिर डाटा 1 में 2 आ गया, फिर डाटा 2 में 7 चला गया, एंड देन वी हैव कम आउट ऑफ द लूप। 9 क्यों नहीं कॉपी हुआ? एनीवन? किसी को प्रॉब्लम समझ आई? मुझे वैसे समझ आ गई है क्या प्रॉब्लम है। डाटा 3 भी कॉपी होना चाहिए था ना, क्योंकि सोर्स डॉट डाटा 3 में जो वो 9 पड़ा हुआ है वो भी कॉपी होना चाहिए था। तो यहाँ पे वो उसके लिए लूप ही नहीं चली, क्या वजह है? सर हमने आई को लेस देन टॉप रखा है, इस वजह से वो 2 तक लेस चल देन रहा है। टॉप किया हुआ है। लेस देन हम लोग करते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो टॉप प्लस 1 है, जो साइज पे हम लोग टॉप प्लस 1 कर रहे थे। तो आइदर वी राइट हियर less than top plus 1 or we write here less than or equal to top, because top is not the number of elements, it's basically the index of the last element, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टैक पे पुश किया है। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू। अब बात समझ आ गई ये क्या मसला था? यस तो सर। यहाँ पे हम लोग लेस देन कर रहे थे, इंडेक्स लेस देन इंडेक्स कर रहे थे, तो इट शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल टू। ये हम लोग इसके अंदर नोटबुक में भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। Okay, now it should work fine. तो अब हम लोग इसको g++ करते हैं, a डॉट आउट फाइल बन जाएगी। अगर लेट्स हम लोग a डॉट आउट फाइल नहीं बनाना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि stack.exe बने ना, माइनस ऑल्दो ये exe विंडोज पे एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो है मैकेनिज्म होता है। हम लोग लेकिन वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए stack.exe हम लोग इसकी एक्सटेंशन करते हैं, तो -o के साथ हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे, -o stack.exe। इसके अंदर जो फाइल बनेगी वो stack.exe के नाम से बन जाएगी, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट रिप्रेजेंट्स करंट डायरेक्टरी, स्लैश मीन्स के करंट डायरेक्टरी के कॉन्टेंट्स, और फिर stack.exe हम लोग रन करते हैं। तो अब हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया कि एस को एम्प्टी किया, फिर हम लोगों ने टी के अंदर जो है वो 10 पुश किया, और फिर हम लोगों ने एस में 20 और 30 पुश किया, और फिर हम लोगों ने टी को जो है वो एम्प्टी किया, और एम्प्टी करते हुए उसकी 1 बाय 1 वैल्यूज डिस्प्ले करती, तो हमारे पास 10 9 7 2 5 डिस्प्ले हो गया। नाउ इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। और एस के अंदर जो वैल्यूज हम लोगों ने पुश की थी, नाउ ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर दे हैव नॉट इम्पैक्टेड
द ऑब्जेक्ट एस जो ऑब्जेक्ट टी, ठीक है। तो अब दोनों की मेमोरीज जो है वो अलग रहते हैं, ठीक है। ये बेटे ये बात समझ आ गई। और इसी को हम लोग एक मतलब डीबगिंग के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारे पास जब कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं है तो एक्चुअली वो जो हम लोग कहते हैं मेमोरी एड्रेस भी कॉपी हो जाता है, उससे क्या मतलब है। तो हम लोग इसको बिल्ड करते हैं, फिर स्टार्ट डीबगिंग। ब्रेक पॉइंट हमने उसी जगह पे लगाया हुआ है। इस स्टेटमेंट को जस्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर है नहीं तो इसके अंदर आई डोंट नो हम लोग जाएंगे भी तो कुछ होगा या नहीं। जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को move कर जाएगा। ओके, अब वॉच के अंदर जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एस डॉट डाटा में क्या पड़ा हुआ है, कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, ये 52D0 का एंड है। और टी डॉट डाटा में देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। तो इसी बेसिकली एक ही एड्रेस पड़ा हुआ है इन दोनों जगहों पे। ये होना नहीं चाहिए, दोनों का अपना अपना एड्रेस होना चाहिए, दोनों की जो वैल्यूज जो स्टोर हो रही है अलग लोकेशंस पे होनी चाहिए। इसको हम लोग डीबगिंग से बाहर निकलते हैं और हम लोग दोबारा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सिर्फ अब इसको दोबारा डीबग करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एस डॉट डाटा और टी डॉट डाटा में जो है वो सेम एड्रेस है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करने के बाद ये डिफरेंट है। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखो जो एस डॉट डाटा है वो हमारे पास 4080 पे पड़ा हुआ है और टी डॉट डाटा 4190 पे है। दैट मीन्स के दोनों जो एड्रेसेस हैं वो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो एस का डाटा किसी और जगह पे मेमोरी में पड़ा हुआ और टी का डाटा जो है वो मेमोरी में किसी और जगह पे पड़ा। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जिस तरह हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स से एक असाइनमेंट कर देते हैं यू, ठीक है, और u इज इक्वल टू एस कर देते हैं। अब एस के अंदर दो एलिमेंट्स पड़े हैं 20 30 और वो हमारे पास यू में आ जाने चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ कंपाइल होती है या नहीं। इट हैज़ कंपाइल्ड और फिर हम लोग इसको रन करते हैं। फिर हमारे पास मेमोरी एलोकेशन का जो प्रॉब्लम आ गया, दैट मीन्स कि अब वही जो मसला हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का था कि वो हम लोगों ने रिजॉल्व किया, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर फिर वही हमारे पास मसला है कि यू की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है मेंबर वेरिएबल्स की, सॉरी एस की जितनी भी मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू है टॉप डाटा और साइज, वो एज इट इज यू में कॉपी हो जाएंगे। दैट मीन्स डाटा का जो एड्रेस, डाटा में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वही हमारे पास यू के अंदर भी कॉपी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू का एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। It would be the same as the copy constructor. We can have it like void. We can also have वैसे तो हमारे पास कॉपी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ऑपरेटर इक्वल टू, और बाकी हमारे पास कोड उसका इसी तरह होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर इक्वल टू किस वक्त इन्वोक होगा, जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के वक्त नहीं, उसके अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बाकी मैकेनिज्म उसका वही होगा, टॉप के अंदर हम लोगों ने वो कॉपी कर लिया, साइज के अंदर कॉपी कर लिया, डाटा मेमोरी एलोकेट की और फिर उसके अंदर कॉपी कर लिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैन यू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम? जब हम लोग ये कोड लिख रहे हैं कि स्टैक यू, तो क्या सी स्टेटमेंट लिखने से यू के लिए मेमोरी एलोकेट होगी? यू का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने 100 साइज की एक कैरेट डिक्लेयर की हुई है, तो यू के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाने से पहले हमारे पास यू के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी होगी।
यस और नो? Yes, sir. तो जब u इज इक्वल टू एस करेंगे तो u की जो पहले वाली मेमोरी थी वो किधर गई? क्योंकि अब s के अंदर जो अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया हुआ, तो हमारे पास s के डाटा में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो u के डाटा में चला जाएगा। तो u के डाटा में जो पहले से एड्रेस पड़ा हुआ था, जो मेमोरी पहले से एलोकेट की हुई थी, वो किधर गई? मेमोरी लीक हो जाएगा। मेमोरी लीक हो जाएगी। तो इसका फिर हल क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम लोग क्या करें? नई मेमोरी एलोकेट करने से पहले हम लोग जो एग्जिस्टिंग मेमोरी है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास एग्जिस्टिंग मेमोरी जो है वो हमारे पास फ्री हो जाएगी, और फिर एग्जिस्टिंग मेमोरी फ्री करने के बाद हम लोग न्यू मेमोरी जो है वो एलोकेट करेंगे, विच शुड बी फाइन। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर अगर पहले से वो ऑब्जेक्ट की मेमोरी यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग फ्री कराएंगे। और अब हम लोग इसको कंपाइल करके दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे मेमोरी एलोकेशन का एरर नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है वो, पर जब मेमोरी एलोकेशन के एरर्स अगर आ जाएँ वो तो पकड़े जाते हैं। एक ही मेमोरी कब 2 मतलब डिलीट कर रहे हो, लेकिन जो मेमोरी लीक है ना वो नहीं पकड़ी जाती। वो कंपाइलर आपको नहीं बताएगा कि आपका प्रोग्राम मेमोरी लीक कर रहा है। एटलीस्ट जो डिफ़ॉल्ट कंपाइलर है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ आपको नहीं बताएगा। So you need to while working in C++, you need to make sure कि आपका प्रोग्राम मेमोरी लीक नहीं कर रहा। यू हैव टू बी श्योर। ठीक है, तो जब आप ऑपरेटर इक्वल टू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जब भी, तो जस्ट मेक श्योर कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से कोई मेमोरी ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो जस्ट फ्री दैट मेमोरी, रिलीज दैट मेमोरी। और इसके अंदर कोड क्योंकि हमारे पास दोनों के अंदर सेम है, तो व्हाट वी कैन आल्सो डू के स्टैक के अंदर से जो इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर से हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू को जो है वो कॉल कर लें। ये भी हम लोग कर सकते हैं कि ये सारा कोड लिखने की बजाय हम लोग ये लिखते हैं constant सोर्स, और यहाँ से ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन को कॉल कर लें। इट इज जस्ट अ फंक्शन, राइट? इसको हम लोग कॉल कर लें, इसको सोर्स जो है वो पास कर दें। इसके अंदर सिर्फ वाहिद मसला ये होगा कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग आए हैं तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट नहीं हुई हुई डाटा के लिए, राइट? ऑपरेटर इक्वल टू में जब डायरेक्टली आते हैं क्लाइंट कोड के अंदर, जब u इज इक्वल टू एस करते हैं तो हमारे पास u को पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई हुई है। लेकिन जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर में आते हैं तो उस वक्त हमारे पास से टी के लिए जो है वो मेमोरी या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुई हुई। और जब ऑपरेटर इक्वल टू में जाके डिलीट डाटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिर मेमोरी एलोकेशन का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो वो पहले से हमारे पास उसकी मेमोरी क्योंकि एलोकेट ही नहीं हुई हुई, जब उसको डिलीट करेंगे तो फिर हमारे पास मेमोरी एलोकेशन का एरर आ जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि ऑपरेटर इक्वल टू कॉल करने से पहले हम लोग डाटा इज इक्वल टू नल कर देते हैं। अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम लोग डाटा इज इक्वल टू नल कर देते हैं। सॉरी, और फिर ऑपरेटर इक्वल टू को कॉल करते हैं। ऑपरेटर इक्वल टू अब दो तरीकों से कॉल होगा, या तो इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होगा या फिर हमारे पास जो है वो क्लाइंट कोड के अंदर कॉल कर रहे होंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर तो इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, क्लाइंट के अंदर क्लाइंट कोड में किस तरह कॉल करेंगे, जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे u इज इक्वल टू एस, जस्ट लाइक दिस, राइट? तो इसका फिर हम लोग हल क्या करते हैं कि फ़र्क कैसे करेंगे, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा तो डाटा के अंदर नल पड़ा हुआ होगा, और जब डायरेक्टली कॉल होगा तो हमारे पास डाटा में नल नहीं पड़ा होगा, तो मेमोरी एड्रेस पड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये कर देते हैं, चेक लगा लेते हैं कि इफ़ डाटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो सिर्फ उस सूरत में हम लोग मेमोरी जो है वो फ्री करें, एग्जिस्टिंग मेमोरी फ्री करें। ठीक है,
ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो मसला हल हो जाएगा कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर से ऑपरेटर इक्वल टू कॉल करेंगे तो हम लोग डाटा को नल कर देंगे, ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर चेक कर लेंगे, अगर डाटा नल नहीं है तो मेमोरी फ्री करा दें, अगर डाटा नल है तो जस्ट उसकी जगह नई मेमोरी जो है वो एलोकेट कर ले। तो अब जब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और इसको एक्सीक्यूट करते हैं तो अब हमारे पास मेमोरी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब यूज इक्वल टू एस किया तो एस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं 20 और 30, तो वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं। empty u while not u dot empty u dot top, ठीक है। तो इसके बाद अब u भी जो है वो उसके अंदर जिस दो वैल्यूज हैं वो हमारे पास होंगी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो 30 और 20 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया, जो एस के अंदर था वो एस के अंदर भी पड़ी हुई है, यू में भी पड़ी हुई है। यू से एम्प्टी हो गई, अब एस के अंदर जो है यू एम्प्टी हो गया तो हमारे पास एस के अंदर ये वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, आपकी बुक के अंदर कुछ और जो है वो दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं जो एसटीएल का हिस्सा नहीं है। एक जो फंक्शन है वो हमारे पास मेक एम्प्टी का है, जिसके अंदर हम लोग स्टैक को एम्प्टी कर देते हैं, मेक अंडरस्कोर एम्प्टी। तो स्टैक को एम्प्टी कैसे कर सकते हैं, एनीवन? सर टॉप को 0 कर देंगे और माइनस में कर देंगे, नेगेटिव में। टॉप इज इक्वल टू -1 कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बूल फुल का जिस तरह एम्प्टी है तो इस तरह फुल का फंक्शन है, और इसको हम लोग कॉन्स्ट रखेंगे क्योंकि फुल जस्ट चेक कर रहा होगा स्टैक फुल है या नहीं। तो स्टैक फुल कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी? सर टॉप इक्वल टू साइज। साइज या साइज -1? Size, sir, size -1. एक्सीलेंट, वेरी गुड। टॉप इज इक्वल टू साइज -1, ठीक है। तो इसे कौन से स्तर से करके, क्योंकि इसके अंदर कोई मेंबर वेरिएबल नहीं चेंज हो रहा, तो ये दो हमारे पास फंक्शन हैं वो और हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ओके, ये क्लियर है। अब आई थिंक बुक के भी सारे फंक्शंस कवर हो गए, एसटीएल के सारे फंक्शंस तो हम लोग नहीं कवर कर सकते, लेकिन ये है कि मेन जो फंक्शंस है स्टैक की फंक्शनल ऑपरेट करने के लिए वो हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए। नाउ what happens if we call the push function, uh, if we call the push function and the stack is already full, क्या होगा? और वो कंडीशन कब होगी कि जब हमारे पास लेट से 3 एलिमेंट्स का स्टैक है, उसके अंदर हमने पहले वैल्यूज हैं वो पुश करा दी, अब चौथी वैल्यू पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सर मेमोरी लीक मतलब ऐसा तो नहीं कुछ? मेमोरी लीक तो नहीं होगी। अगर आप देखें ना, ये स्टैक एक लेट से कंटेनर है, एक टंकी है, अब उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है उतना पानी आपने उसमें भर दिया, आप और पानी भरेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा ना। ओवरफ्लो, यस सर। तो वो जो स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट भी आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं, वो बेसिकली यहाँ से ही निकली है कि जब स्टैक फुल हो गया है और अब आप उसके अंदर और कोई वैल्यू पुश करने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं अभी हमारे पास इस कोड में क्या होता है। हम लोग स्टैक 3 साइज का ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 4 वैल्यूज पुश करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास जो है वो कंपाइलर इसको कैच करता है या नहीं करता। नहीं, इसने कैच किया क्योंकि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना, तो इसने जो है वो फोर्थ वैल्यू जो है वो पुश भी कर दी और उसको जो है वो उसने यूटिलाइज भी कर लिया, एम्प्टी कर रहे थे तो उसने उसको डिस्प्ले भी कर दिया। Now this should not happen, right? कंपाइलर ने उसे क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि इसने ये नहीं देखा कि वो जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है उसके अंदर आप किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना की कोशिश कर रहे हैं जो आप जिसका एक्सेस आपके प्रोग्राम के पास नहीं है।
इसे लेट से फिर 2 कर दें और एक्चुअली दिस शुड नॉट हैपन, राइट? तो आई वुड एक्सपेक्ट कि एक अच्छा कंपाइलर होगा तो वो बाय द वे दिस स्टैंडर्ड कंपाइलर, लेकिन शायद इस चीज़ को कैच करना और रन टाइम पे उसके लिए कोड लिखना, कोड जनरेट करना जो इस चीज़ को कैच करे कि आप किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, खासतौर पर डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को जो आपको एलोकेट नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे आपको अच्छा मसला हो सकता है। बाय द वे इसके अंदर एक और चीज़ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक एलोकेट होता है वो हमारे पास no, still we didn't get a problem. Okay, so the compiler is unable to cache this thing, but this thing is problematic क्योंकि आप एक किसी ऐसी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, किसी ऐसी मेमोरी पे जाके आप स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को जो बेसिकली आपके प्रोग्राम को एलोकेट नहीं हुई, और कंपाइलर उस चीज़ को कैच नहीं कर रहा। कंपाइलर ने जो कोड जनरेट किया है वो कोड उस चीज़ को जो है वो कैच नहीं कर रहा। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है 2 वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ का आपने अपने ज़हन में रखना है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर एक ये और प्रिंसिपल ऐड कर लें कि यू शुड नॉट डिस्प्ले एनीथिंग इन द एडीटी कोड एक्सेप्ट फॉर द डिस्प्ले फंक्शन। अगर आपने डीबगिंग के लिए, ऑल्दो डिस्प्ले भी नहीं होना चाहिए, फिर ऑपरेटर ही लेस देन का आपके पास फंक्शन जो है वो ओवरलोड आपको करना चाहिए। लेकिन बस आप ये देख लें कि ये लिख लें अपने पास के स्टैक एडीटी कोड के अंदर आपने सी आउट को यूज़ नहीं करना, ठीक है? एंड देयर आर गुड रीजंस फॉर इट। आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं कि स्टैक इज ऑलरेडी फुल ना, और जहाँ पे आप इस एडीटी कोड को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे आपके पास कंसोल अवेलेबल नहीं है, या कंसोल पे कोई चीज़ लिखी जा भी रही है तो आपका प्रोग्राम उसको कैच नहीं कर सकेगा। तो इसका फिर बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जब आप पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि अगर आपके पास स्टैक जो है वो फुल है, ठीक है? तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर दें। एक्सेप्शन कैसे थ्रो करेंगे? हम लोग सिंपल सी एक्सेप्शन थ्रो कर लेते हैं। हम लोग क्या देते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है? ये एक्सेप्शन जो है वो हम लोग थ्रो कर देते हैं। नाम हमने फुल रखा था, ओके, फुल इधर नहीं। और दूसरा कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने? make empty. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो स्टैक फुल है तो हम लोग जो है वो स्टैक ओवरफ्लो की जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कोई एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई। ऑफ कोर्स हम लोगों ने उसे मेन में कैच नहीं किया हुआ, तो हमारे पास जो है वो या प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। दिस शुड हैपन कि आपने स्टैक के अंदर उसके साइज से ज़्यादा कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करें तो उसको एक्सेप्शन थ्रो कर देनी चाहिए। इसे हम लोग कैच किस तरह कर सकते हैं कि इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दें इन स्टेटमेंट्स को। तो वहाँ पे हम लोग क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल जो है वो हम लोग कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट से हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। जिस टाइप डाटा टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करेंगे यहाँ पे उसी टाइप को आप जो है वो कैच करेंगे। और सी आउट मैसेज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जो कैरेक्टर्स थ्रो किए हैं वो यहाँ पे आप कैच करके उस स्ट्रिंग को कैच करके आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। और इसका कैच करने का फ़ायदा ये होगा कि नो समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, लेकिन इसके बाद कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। कोड जो है वो आपके पास नहीं होगा, नहीं, इट हैज़ एक्चुअली स्टॉप्ड, राइट? लेकिन आपके पास एरर जो है वो डिस्प्ले नहीं, ये तो बाद में जाके हुआ है।
एम्प्टिंग है, इसके बाद का भी कोड एग्जीक्यूट हुआ है ना। ओके ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक और कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, बाद में जाके जो एस एस हम लोगों ने एम्प्टी किया और फिर एस में 2 वैल्यूज हम लोगों ने पुश की। फिर जब हम लोगों ने दोबारा वैल्यू पुश की तो फिर हमारे पास ये क्यों सेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ किसी और जगह पे हो रहा है। ओके, मोस्ट लाइकली हमारे पास ये यहाँ पे हो रहा है, टी पे हो रहा है, क्योंकि टी का भी साइज हमारे पास जो है वो 2 होगा ना, तो उसके अंदर 2 वैल्यूज वही चली जाएंगी जो एस की हैं, और फिर जब ये थर्ड वैल्यू हम लोग पुश करा रहे हैं तो मेनली यहाँ पे हो रहा है, इसको हम लोग ट्राई कैच में ले जाते हैं। नॉट शुड वर्क। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो एरर डिस्प्ले हो गया, स्टैक ओवरफ्लो, लेकिन बाकी कोड हमारे पास कंटिन्यू रह रहा है। अगर हम लोग उसको कैच नहीं करते, ट्राई कैच नहीं करते, तो हमारे पास प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाता है। बट शुड बी फाइन कि आपके पास कोई एरर आता है, सीरियस एरर आता है, तो इट्स बेटर टू टर्मिनेट द प्रोग्राम देन टू लाइक कीप रनिंग इट विद एरर्स ना, तो उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम आ सकते हैं। अच्छा, इन एनी केस यहाँ पे हम लोगों ने थ्रो कर दिया, तो जो हमारे पास जब स्टैक ऑलरेडी फुल होता है और उसके अंदर कोई वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो दिस कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। लेकिन इसी से मिलता जुलता मसला यहाँ पे भी तो आ रहा है, टॉप और पॉप में। ये क्या मसला हो, यहाँ पे क्या मसला हो सकता है? अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और आप उधर से कुछ पॉप कराने की कोशिश करते हैं, या आप कहते हैं कि स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो मुझे दो, तो ये भी तो स्टैक ओवरफ्लो से मिलता जुलता मसला नहीं है कि आपके पास स्टैक में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप वहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैक अंडरफ्लो। एक्सेलेंट, ये आपको पता था, टर्म सुनी हुई थी, अभी क्रिएट किया है? यस सर, सुनी हुई। अच्छा, तो इसको हम लोग करते हैं थ्रो स्टैक अंडरफ्लो। तो अब हमारे पास अगर पहले से, अगर स्टैक जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, और हम लोग ये उसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं वहां से एलिमेंट को, तो हमारे पास जो है वो स्टैक अंडरफ्लो का एरर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे हो सकता है? जिस तरह अब ऐसे हमारे पास एम्प्टी हो गया और यहाँ पे अब हम लोग एस डॉट पॉप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नाउ द प्रोग्राम शुड टर्मिनेट, क्योंकि हम लोगों ने इसे ट्राई कैच में नहीं डाला हुआ, तो वो हमारे पास आ गया स्टैक ओवरफ्लो का एरर तो पहले आया था, अब यहाँ पे अनकॉट एक्सेप्शन के साथ जो है वो हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। और इसको अगर हम लोग उठा के कैच में ले आए, तो क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास मैसेज जो है वो स्ट्रिंग जो है वो थ्रू हो रहा है, उसको यहाँ पे कैच करें तो दिस शुड आल्सो बी कॉट हियर, राइट? इसको अब जो है वो हमारे पास स्टैक अंडरफ्लो का एरर जो है वो आ जाना चाहिए। तो हमारे पास जो है वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया, फिर स्टैक अंडरफ्लो का एरर आ गया। ये एरर इस वजह से है क्योंकि ऐसे हम लोगों ने पॉप किया है। ठीक है, फिर जब, हाँ, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आप देखें कि इसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स ट्राई ब्लॉक के अंदर जो इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, कैच यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रू कि आप कैच में चला जाएंगे और कैच के बाद वाली स्टेटमेंट्स जो है वो फिर हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। और ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। ओके, आज का लेक्चर कितने लोगों को नहीं समझ आया?
या उसमें से कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, इतना हाथ रेज़ करके बता दें मुझे।